नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल ई लर्निंग फॉर एवर में। तो दोस्तों, BEGC 132 की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर की सीरीज़ में ये जो वीडियो आई है वो आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी, जैसे कि इससे पहले वाली वीडियोस हुई हैं। इस क्वेश्चन जो ये है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं जिनका आंसर की सेम होगा। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को चूज़ करके लाया हूँ आपके लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वाई शुड लिटरेचर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया नॉट बी viewed एज ऑन होमोजीनियस एंटिटी। कहने का तात्पर्य है कि जो नॉर्थ ईस्ट के जो इंडिया के जो लिटरेचर्स हैं उनमें हमको समरूपता इकाई के दर्शन नहीं हो पाते हैं। ये क्वेश्चन का तात्पर्य है, यानी जो पूर्वोत्तर भारत हमारा, वहाँ पर जो लिटरेचर की फॉर्म को मिलते हैं उनसे हमको किसी प्रकार की समरूपता की इकाई का पता नहीं चलता। ठीक है, ये क्वेश्चन का जो मेन पार्ट क्या है, होमोजीनियस एंटिटी के बारे में बताना हमने। तो आंसर की जो शुरुआत है आप कुछ इस प्रकार से कर सकते हो। द नॉर्थ ईस्ट हैज़ 8 स्टेट्स। पहले तो आपको इनको 8 जो स्टेट है उनके नाम याद करने पड़ेंगे। एक तो है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है असम, फिर मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। तो जो ये 8 स्टेट है पहले तो इनके नाम याद कीजिए। फर्स्ट अरुणाचल प्रदेश, सेकंड असम, थर्ड मणिपुर, नेक्स्ट मिजोरम, नेक्स्ट मेघालय, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द 8 सिस्टर। इनको हम क्या बोलते हैं, 8 बहनें बोलते हैं। इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा। ये जब आप किसी का आंसर राइटिंग करते हो और इस प्रकार के जो टॉपिक को ऐड कर देते हो ना बीच में, 8 सिस्टर, फिर जैसे 8 सिस्टर करके आप चार्ट बना के भी इनको दर्शा सकते हो, तो इससे एक इफेक्ट पड़ेगा आपके आंसर राइटिंग में। इसको कर सकते हो थोड़ा बहुत। ठीक है, 8 सिस्टर कौन कौन से आपको दोबारा बता दूं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। ये आपकी 8 सिस्टर हो जाती हैं। सम फेमस राइटर्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट आर तेमुसला एओ। इनके थोड़ा नाम आप देख लेना। ठीक है, तो ये कुछ आपके नेम ऑफ यू, ये इन राइटर्स के आप नाम याद कर लेना। अगर आपको ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस आप देते हो इस क्वेश्चन को, तो इनके नेम जरूर याद कर लेना आप लोग। ठीक है, उसके बाद है अकॉर्डिंग टू द बद्रीनाथ दत्ता। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे, जो बद्रीनाथ दत्ता है वही इनके बारे में बताते हैं खुल के। पीपुल इन द नॉर्थ ईस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू द 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन की जो मेन डिमांड है उसको पकड़ दिया इसने। ठीक है, क्वेश्चन की मेन डिमांड क्या थी, हमको समरूपता इकाई नहीं देखने को मिलती है, वो चीज़ हमने यहाँ पर कैटेगराइज करनी है। फर्स्ट इसमें है इंपॉर्टेंट फैक्टर कि ट्राइबल कम्युनिटीज हु आर फ्री फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ संस्कृत, जो कि संस्कृत से फ्री है, कि संस्कृत के इम्पैक्ट से फ्री है, और द अदर ऑर्गेनाइज कल्चर, जो कि अन्य ऑर्गेनाइज जो कल्चर है, संगठित जो कल्चर है, संस्कृति है, उससे भी जो परे हैं या इम्पैक्ट से फ्री हैं, वो क्या है, दे लिव इन द रेदर डिस्टेंस हिल्स। वो पहाड़ों में रहते हैं कहीं, जो दूर दराज पहाड़ हैं, ठीक है, डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा हैं, और आइसोलेटेड रहते हैं, वो ज़्यादा मिलते जुलते नहीं हैं। एक तो ये कारण हो गया आपका, ठीक है, पहला। फिर जो सेकंड कारण आएगा इसमें, वो इम्पोर्टेंट आपका, इसमें थोड़ा समझने वाली बातें भी और थोड़ा आपको लॉजिकली भी सोचना पड़ेगा। ट्राइबल ग्रुप्स कौन कौन से, बोथ इन द हिल्स एंड द प्लेन्स, हु हैव रिटेन देयर ट्राइबल ग्रुप आइडेंटिटी बट दे हैव बीन एक्चुलेटेड in various degrees because of their class proximity or contact with the non-tribal sanskritized majority or the impact of Buddhism और Christianity और इस्लाम। क्योंकि क्या हो कि वो इम्पैक्ट में आ गए किसके, बुद्धिज्म के, क्रिश्चियनिटी के और इस्लाम के, जबकि उनको अपनी ट्राइबल कम्युनिटी मिल चुकी थी, लेकिन उसने उसको भूल दिया, उससे वो भूल चुके हैं। और जो ट्राइबल संस्कृत मेजोरिटी कम्युनिटी है उसके भी संपर्क में आ गए, तो ये कुछ अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया। कोई बुद्धिज्म बन गया, कोई क्रिश्चियनिटी में चले गया, कोई इस्लाम चूज कर दिया, कोई संस्कृताइज हो गया। तो इस प्रकार से वो अलग अलग हो गए। ठीक है, उसके बाद ये नॉन संस्कृताइज कम्युनिटी अगर आप मानोगे तो कौन कौन से हो गए, जैसे इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी, ठीक है, इनके वो संपर्क में चले गए। सेकंड तो ये हो गया। और जो थर्ड आपका रीजन हो गया, कम्युनिटीज विच आर फुली संस्कृताइज्ड, जो कि पूर्ण रूप से क्या संस्कृत से ओतप्रोत थी। द पॉपुलेशन इज इंटरली एज इन द केस ऑफ द मिथल्स, जो मिथल्स हैं वहाँ के वो फुल्ली संस्कृत से, और एज इन द केस ऑफ असमीज, जो कि असमीज थे, उनके केस में भी यही चीज हुई। मेड ऑफ द ईस्ट वाइल इंडो मंगोलोइड स्टॉक्स, लोकल मुस्लिम्स दो नॉट संस्क्राइब्ड फ्रॉम द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू आर कल्चरली अ पार्ट ऑफ द मिल्यू एक उनका पार्ट बन गया। ठीक है,
तो देखिए जो टोटली संस्कृताइज थे यानी फुली संस्कृताइज थे वो क्या हो गया, उनकी जो एक पॉपुलेशन थी वो तो एक मिथल्स की थी, और दूसरा जो असमीज आप मानते हो वो एक उनका एक अलग कैटेगरी बन चुकी है। फिर जो आपके जो मुस्लिम्स थे जिनको संस्कृत भाषा नहीं आती थी वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हो चुके थे, और वो नेचुरली एक पार्ट बन गए किसके, मिलियू के। फिर आपका जब आप इसको कंपाइल करोगे तो आप इसको लिख सकते हो, एवरी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड एवरी ethnicity has its own distinct history and culturally marked identity which is reflected in the literature of the place. We will also see the shared commodity of the people as each of them bore the influx or different culture and events which show up in the literature. तो आपका अगर मैं पूरे का ये सारा एक ही भाषा में बताऊँ तो आपको मैं बताऊँ क्या चीज़ है यहाँ पे। पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 8 सिस्टर हैं इनके नाम लिख दीजिए, एक चार्ट बना के लिखिए बढ़िया से, क्योंकि आपको 20 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा ये, इसलिए आपको इसको बढ़िया से करना है। फिर आपको इनके राइटर्स के नाम थोड़ा बहुत याद करने हैं। फिर आपको यहाँ पर बद्रीनाथ का पॉइंट ऑफ व्यू है जो वो आपको दर्शाना है, कौन सी उसने 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया था। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है, जो कि संस्कृत के इम्पैक्ट से दूर थे और कम्युनिटी से भी दूर थे, तो उन्होंने क्या किया, अपना जो बसेरा था उन्होंने दूर दराज कहीं हिलों में या पहाड़ों में और आइसोलेटेड हो गए, मतलब कि जनसंपर्क से दूर रह चुके थे, आइसोलेटेड हो चुके थे। फिर सेकंड ग्रुप कौन सा था, जो कि बोथ हिल और प्लेन के जो ग्रुप थे, जो कि क्या बोलते उसको, जो कि बुद्धिज्म में हो गया, आपके कृष्ण है इस्लामिक के संपर्क में आए, वो तो अलग अलग कैटेगरी में अपने आप ही डिवाइड हो गए, क्योंकि कोई बुद्धिज्म बन गया, कोई क्रिश्चियनिटी के इस्लामिक आ गया। फिर जो आपका थर्ड आता है वो क्या हो गया, जो फुली संस्कृत थे वो क्या हो गया, एक मिथल्स में चले गए, एक असमीज में चले गए, और जो अदर्स थे यानी मुस्लिम्स थे जो कि संस्कृत के फेवर में नहीं थे, वो क्या हो गया, अलग से ही नेचुरली कह सकते हैं कल्चरली अ पार्ट ऑफ द मिलियू के संपर्क में आ चुके थे। तो और आप इसको कंपाइल कर सकते हो लास्ट में इसको लिख के, बस ये आपका आंसर हो चुका है। इसमें भी आपको 20 नंबर मिल जाएंगे आसानी से, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए, नहीं तो मैं PDF आपको टेलीग्राम पे चैनल पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द इंडियन रिलीजियस पोइट्री, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इंडियन रिलीजियस पोइट्री पर आपको एक नोट लिखना है, यानी कि नोट लिखना है, ठीक है। व्हेन वी से इंडियन रिलीजियस पोइट्री वी नीड टू मेंटेन द रामायण महाभारता एंड द वेदास, द उपनिषदास एंड द राम पुराणास, ठीक है, विच हैव बीन इन द सब कंटिनेंट फॉर एजेस। अगर हम किसी भी रिलीजियस पोइट्री की बात करें इंडियन की, तो हमें क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है किसको, रामायण महाभारत वेद को, उपनिषद को, पुराण को, विच हैव द जो कि बहुत सालों करोड़ों सालों पहले से चले आ रहे हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम वर इन द पोइटिक फॉर्म्स एंड दे नो डाउट हैव रिलीजियस एंगल्स। अधिकांशतः जो हमारे पुराण हैं, रामायण है, जो किसी प्रकार के ग्रंथ हैं, वो अधिकांशतः पोइटिक फॉर्म में, ठीक है, और उनमें किसी प्रकार के डाउट की होने की आकांक्षा या फिर एंगल नहीं मिलता हमको, ठीक है, रिलीजियस डाउट होने का आशंका या एंगल नहीं मिलता है। इतना हमने समझ लिया। फिर है यहाँ पर थोड़ा इसको चेंज कर लेते हैं, ये हैंग मार रहा है बीच में थोड़ा, हाँ। मच लेटर इन द मिडिवल पीरियड, आपने फिर मिडिवल पीरियड की बात करनी है, तो सेंट्स से पोइट से स्टार्टिंग किया इन्होंने, एक्सप्रेसिंग देयर डिवोशन टू द गॉड्स द पोइटिक फॉर्म्स। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना जो डिवोशन था ना उसको एक्सप्रेस करना स्टार्ट किया पोइटिक फॉर्म से। फिर जो रिलीजियस पोइट्री थी ऑल एस्पेक्ट में, मतलब इन्होंने रिलीजियस पोइट्री को क्या किया, एक्सप्रेस किया अपने लेखन से, अपनी चीज़ों से, ठीक है। फिर उन्होंने ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हुआ इसका, साउथ इंडिया से, ठीक है। ये साउथ इंडिया से इसका ट्रेंड स्टार्ट हुआ, कब हुआ, 8th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ ट्रेंड, कि जब इन्होंने अपना प्रचार प्रसार करना स्टार्ट कर दिया। एंड ग्रेजुअली स्प्रेड इन द नॉर्थ ईस्ट में भी और वेस्ट में भी है, बिटवीन द जो हमारी 13th सेंचुरी थी वहाँ तक पहुँच गए थे, ठीक है। कब, 8th में इन्होंने स्टार्ट किया था देखो, और 13 में ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट तक पहुँच चुके थे। फिर अब मिडिवल में जो मिडिवल पीरियड था, जब ये वहाँ पर पहुँच जाते तो डिवोशनल एंड रिफॉर्मेटरी ये गोल को अचीव कर लेते हैं, ठीक है। दीज पोएम्स वर स्पॉन्टेनियस एंड रीडिंग ऑफ द पोइट्स पर्सनल लव फॉर द डाइटी। तो इन्होंने क्या किया, जो डिवोशन के प्रति इनका जो प्रेम था, पर्सनल जो व्यक्तिगत प्रेम था, इसको भी इन्होंने क्या किया, प्रदर्शित किया अपने विचारों के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से, ठीक है। फिर आगे है द पोइट्स एड्रेस द शिवा, शिव, विष्णु, कृष्ण एंड देवी, द फोकस
वॉज ऑन द इंडिविजुअल इनर एक्सपीरियंस ऑफ द डिवोशन। इसमें आपने क्या करना है कि थोड़ा बहुत आपने गॉड के बारे में लिखना, थोड़ा बहुत भक्ति पोइट्स जो हुए उनके बारे में लिख देना, एक तो नाम लिख देना, फिर तो इस रिस्पेक्टिव जो इनकी लैंग्वेज थी वो थोड़ा लिख देना। फिर आपने यहाँ पर नेक्स्ट है जो 6th सेंचुरी से 8th सेंचुरी के बीच क्या क्या चीज़ें हुई थी। देयर वॉज द 63 सेव पोइट्स। जो आपके सेव थे पोइट्स थे वो नारायणा कहलाए गए, न्यानार कहलाए गए थे, जो टीचर ऑफ शिवा के थे, ठीक है, वो न्यानार कहलाए गए थे। कौन से? 63। और जो 12 वैष्णव पोइट्स थे वो क्या क्या अलवार कहलाए गए, ठीक है, अलवार। न्यानार और अलवार दो चीज़ें हैं। टीचर ऑफ सेवा कौन से है? न्यानार है। और टीचर ऑफ दोज इमर्जेड इन गॉड वो कौन सा है? आपके अलवार से, ठीक है। वो थ्रो देयर इंस्पायर्ड बोथ एंड भक्ति मूवमेंट। तो आपने कुछ मिला के इसमें, कुल मिला के इसमें भक्ति मूवमेंट के बारे में थोड़ा लिख देना है इसमें, इस वाले क्वेश्चन के आंसर में। पहले तो आपने थोड़ा परिचय देना है इसका, रामायण महाभारत उपनिषद वगैरह, जिससे कि एक बढ़िया सा इंट्रोडक्शन पेश हो जाए। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना है, एक बार मिडिवल पीरियड का स्टार्ट करना है। 8th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हुआ था आपने बता दिया, आपने साउथ इंडिया से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद आपने बताना है कि ये 13th सेंचुरी के आने तक ये ग्रेजुअली नॉर्थ ईस्ट वेस्ट तक पहुंच चुका था। फिर इसमें आपने बताना कि उन्होंने किस प्रकार का माध्यम चुना। इन्होंने वो माध्यम चुना जो कि हमारे ग्रंथों में पाया जाता है, यानी पोएटिक माध्यम चुना। फिर उन्होंने एक्सप्रेस किया अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को। क्यों? पर्सनल लव था इनका गॉड के प्रति, उसको इन्होंने बाहर निकाला, यानी प्रचार प्रसार किया उसका। फिर आपने थोड़ा शैव पंथ के बारे में बताना है, थोड़ा वैष्णव पंथ के बारे में बताना है। फिर आपने 6th सेंचुरी से 8th सेंचुरी के बाद में क्या बीच में जो चीज़ें घटित हुई थी, यानी जो 63 सेव पोइट्स हुए और जो 12 आपके वैष्णव पोइट्स हुए, उनके बारे में थोड़ा बता देना, ठीक है। फिर 12th सेंचुरी से 12th सेंचुरी के बीच, 10th से 12th सेंचुरी के बीच में हम आते तो यहाँ पर क्या मिलता है? वीर सेवा मिलता है, ठीक है। वीर सेवा पोइट्स जो कर्नाटक में रोड, इन्होंने क्या किया? लॉर्ड सेवा के बारे में लिखा था। इसी प्रकार से गुरु नानक देव के बारे में हमने थोड़ा लिख देना है। उसके बाद थोड़ा मीराबाई के बारे में लिखना है, यहाँ पर राजपूत जो प्रिंसेस हुए हैं। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। इसमें और चीज़ें भी है, लेकिन वो चीज़ें फालतू की है। मेन जो अगर बॉडी में बताऊँ क्वेश्चन की, जो आपको 20 नंबर लेने में हेल्प करेगी वो यही है। इससे आपके 20 नंबर तो पूरे आ जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपका कंप्लीट हो चुका है। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द क्रॉस फर्टिलाइजेशन? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है गाइस। कैन यू थिंक ऑफ एनी टेक्सेस ऑफ अर्थ एक्सप्रेशन दैट हैज सीन इन्फ्लुएंसेस ऑफ द क्रॉस फर्टिलाइजेशन? देखो इसका मतलब होता है निषेचन, ठीक है, कुल मिला के। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मैं मतलब बताऊँ आपको, है ना, कि आप एक कल्चर में और दूसरे कल्चर में गए, आपने वहाँ से कोई चीज़ें ली और कुछ चीज़ें वहाँ दे दी, उससे क्या हुआ? संस्कृति का आदान प्रदान हुआ, वही आपका फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, जो बेसिक है इसका। अब थोड़ा आंसर में देखते हैं किस प्रकार से दिया गया है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन मीन्स इंटरचेंज और इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट आइडिया, कल्चर, लिटरली कन्वेंशन। देयर आर मैनी एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन इन इंडियन लिटरेचर, ठीक है। इंडियन लिटरेचर में बहुत सारे क्या दिए गए? एग्जाम्पल दिए गए हैं। इंडियन राइटर्स have included in their writings different culture and ideas and adopted them in the literary form suitable to the other audience। जो भी इनको ऑडियंस को जो पसंद आता था वो उस फॉर्म को ग्रहण कर लेते थे, ठीक है, बहुत ही जल्दी ग्रहण कर लेते थे क्रॉस फर्टिलाइजेशन करके। फिर है टेक द एग्जांपल ऑफ रामायणा महाभारता, ठीक है। 2 epics have been retold in conventions by the writers in the India, ठीक है। जो ये 2 एपिक लिखे गए हैं रामायण और महाभारत, ये क्या है? कन्वेंसेस है। और इफ़ वी टॉक टू मॉडर्न इंडियन राइटर्स देयर आर मैनी एग्जांपल्स ऑफ इंटरचेंज और इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट आइडियाज, कल्चर एंड लिटरेरी कन्वेंशन, ठीक है। अगर हम मॉडर्न की बात करें तो इसमें हमको बहुत सारे मिलते हैं। द ईस्ट वेस्ट थीम इन फिक्शन हैज़ बीन स्टिमुलेटिंग द क्रिएटिव imaginations of Indo-English writers since from the time Sarath Kumar Ghosh wrote a romantic novel entitled The Prince of Destiny, ठीक है। इन्होंने अपना 1909 में क्या लिखा था? एक रोमांटिक और नॉवल लिखा था, द प्रिंस ऑफ डेस्टिनी। इसमें क्या था कि द नॉवल इज अबाउट द दलिया लामा फेस्ड बाय द इंडियन प्रिंस who has to choose between his love for an English girl and marriage to an Indian princess। मतलब इनको क्या था? एक प्रेम था इंग्लिश गर्ल से और मैरिज इनकी किससे हो गई? इंडियन प्रिंसेस से। काफ़ी इत्तेफाक था।
तो ऐसी चीज़ क्या होती है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन इसको हम कह सकते हैं, जो कि हमको मॉडर्न में पहले दिखती थी। फिर इसके बाद एक और एग्जांपल आप लिख सकते हैं भट्टाचार्य का, ठीक है, यहाँ पर 1978 का पब्लिश इज नॉवल अ ड्रीम ऑफ हवाई। इट शोड वंस अगेन दैट द ईस्ट वेस्ट थीम हैज़ नॉट येट एक्सॉस्टेड इट पॉसिबिलिटीज़। फिर आपको ईस्ट वेस्ट की थीम को आपको देखने मिले, मतलब जहाँ पर आदान प्रदान होता है संस्कृतियों का, वो चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है बेसिकली, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर बंगाली पोएट्री का थोड़ा एग्जांपल दीजिए। फिर आप यहाँ पर मधुसूदन जो दत्ता मारे हुए हैं उनका भी एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पर। थोड़ा फिर रामायण का जो एपिसोड है वहाँ पर आपका थोड़ा यहाँ पर उसका थोड़ा इमर्ज करना आपको उसको। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जो हुआ हमारे नेचुराइज हुए हैं, वेस्टर्न स्पिरिट से इन्होंने थोड़ा बहुत सीखा है, एडल्ट सीन्स वगैरह, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर दिखानी कुल मिला के। मतलब जब हमारे यहाँ अंग्रेज आए तो अंग्रेज का कल्चर भी आया, ठीक है। कल्चर आने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हमारी उनसे प्रेरित हैं और उनकी हमसे प्रेरित हैं, ये चीज़ें हमने यहाँ पर बतानी है, नॉर्मल चीज़ें। तो आप जब इस क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, आपको खुद इसका आंसर धीरे धीरे समझ आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो भी आने वाली है दलित के ऊपर, इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है, रात रात तक वीडियो बनाई जा रही है। धन्यवाद।